बेलाटांड गांव की दोपहरें हमेशा से बेहद सुस्त और बोझिल हुआ करती थीं। खासकर मई के इस कड़कड़ाते महीने में, जब गांव के बाकी बच्चे तीखी धूप से बचने के लिए या तो घरों में दुबके रहते या फिर आम के बागों में छिपकर कच्चे आम तोड़ रहे होते, तब 14 साल का सौरभ अपने कमरे की उमस में पसीना बहा रहा होता था। सौरभ का दिमाग बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग था। उसे कबाड़ से जुगाड़े गए तारों, टूटी हुई मोटरों और पुरानी बैटरियों के बीच वक्त बिताना सबसे ज्यादा पसंद था। गांव के कुछ लोग उसे प्यार से छोटा वैज्ञानिक कहते थे, तो कुछ उसकी पीठ पीछे उसे सनकी और झटकी समझने से भी बाज नहीं आते थे। लेकिन सौरभ को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उस दिन सौरभ अपने स्कूल के साइंस एग्जीबिशन के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। उसे अपनी बनाए एक छोटी सी मशीन के लिए एक खास साइज के गियर व्हील की सख्त जरूरत थी, जो बाजार में आसानी से नहीं मिल रहा था। थक हार कर उसने सोचा कि क्यों न गांव के आखिरी छोर पर बने रामदेव काका के पुराने कबाड़खाने के सबसे अंधेरे और वीरान कोने की तरफ बढ़ा जाए, जहां बरसों से किसी का हाथ भी नहीं लगा था। वहां मकड़ियों ने बड़े बड़े जाले बुन रखे थे। जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, उसका पैर किसी बहुत भारी चीज से टकराया। उसने नीचे झुककर देखा तो धूल की मोटी परत के नीचे लोहे का एक भारी बक्सा दबा हुआ था। बक्से पर एक अजीब सा प्राचीन कलाकृति वाला एक ताला लटका हुआ था। सौरभ का कौतूहल जाग उठा। उसने पास पड़े एक भारी लोहे के सरिये को उठाया और पूरी ताकत से उस ताले पर 2-3 वार किए। पुराना ताला एक झटके में टूट गया। सौरभ ने धड़कते दिल से बक्से का ढक्कन उठाया। अंदर मखमली कपड़े में लिपटी हुई कोई चीज रखी थी, हालांकि वह कपड़ा वक्त के साथ लगभग सड़ चुका था। जैसे ही सौरभ ने उस सड़ चुके कपड़े को हटाया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर एक भारी, काले और अजीब से धातु की बनी हुई घड़ी रखी थी। पर वह कोई आम घड़ी नहीं थी। उसमें समय देखने के लिए कोई सुइयां नहीं थी, बल्कि 3 अलग अलग गोल चक्र बने थे, जिन पर किसी प्राचीन भाषा में कुछ अजीब से अंक और चिन्ह खुदे हुए थे। उस घड़ी के बिल्कुल बीचों बीच एक बड़ा सा, चटक लाल रंग का पारदर्शी पत्थर जड़ा था, जो अंधेरे कोने में भी हल्का सा धधक रहा था। यह क्या चीज हो सकती है? किसी पुराने जमाने के राजा महाराजा का खिलौना या कोई प्राचीन यंत्र? सौरभ ने बड़बड़ाते हुए उसे अपने हाथ में उठा लिया। जैसे ही उसने उस घड़ी को अपनी कलाई के पास लाया, घड़ी का पट्टा खुद ब खुद उसकी कलाई के आकार के हिसाब से कस गया, मानो वह बरसों से उसी का इंतजार कर रही हो। सौरभ ने उसे निकालने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुई। तभी उत्सुकता और घबराहट के मिले जुले एहसास में सौरभ की उंगली घड़ी के किनारे लगे एक छोटे से त्रिकोणीय बटन पर दब गई। बटन दबते ही घड़ी के भीतर से एक धीमी सी टिक टिक की आवाज आने लगी। वह आवाज धीरे धीरे तेज होती गई और एक भारी गूंज में बदल गई। घड़ी के केंद्र में लगा वह लाल पत्थर किसी छोटे सूरज की तरह चमक उठा। सौरभ को अचानक लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से गायब हो गई हो और किसी अदृश्य ताकत ने उसे हवा में उठा लिया हो। उसके आसपास की दीवारें, कबाड़खाना, कबाड़ का सारा सामान और रोशनी, सब कुछ एक भयंकर चक्रवात की तरह गोल गोल घूमने लगे। हवा का दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि सौरभ का दम घुटने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी अंतहीन, अंधेरी सुरंग में बहुत तेज रफ्तार से गिरता चला जा रहा है। डर के मारे उसकी आंखें बंद हो गईं और वह पूरी तरह होश खो बैठा। जब सौरभ की चेतना वापस लौटी, तो सबसे पहले उसे अपनी पीठ पर कड़कड़ाती धूप और सूखी मिट्टी की सोंधी सी महक का एहसास हुआ। उसने धीरे धीरे अपनी भारी आंखें खोलीं और उठकर बैठ गया। वह ये देखकर दंग रह गया कि कबाड़खाने की वह टूटी हुई छत और चारों तरफ फैला लोहा गायब हो चुका था। उसकी जगह ऊपर खुला, तपता हुआ आसमान था और वह एक बंजर, सूखे मैदान के बीचों बीच पड़ा था। आसपास सिर्फ कंटीली झाड़ियां थीं और धूल उड़ रही थी। मैं कहाँ हूँ? माँ, रामदेव काका, कोई है क्या? सौरभ ने घबराकर चिल्लाते हुए आवाज दी, लेकिन दूर दूर तक सिर्फ सन्नाटा था और उसकी खुद की आवाज की गूंज लौटकर आ रही थी। उसने झटके से अपनी कलाई देखी। उसकी अपनी आधुनिक डिजिटल घड़ी पूरी तरह बंद हो चुकी थी।
लेकिन वह अजीब सी काली घड़ी अब भी उसकी कलाई पर कसी हुई थी और उसमें से धीमी सी नीली रोशनी निकल रही थी। सौरभ समझ गया कि जो कुछ भी हुआ है इसी रहस्यमयी घड़ी की वजह से हुआ है। वह हिम्मत जुटाकर खड़ा हुआ और आगे बढ़ने लगा। करीब आधा किलोमीटर चलने के बाद उसे एक धूल भरा कच्चा रास्ता मिला जिस पर बैलगाड़ियों के पहियों के गहरे निशान बने थे। उस रास्ते के सहारे चलते हुए वह कुछ झोपड़ियों के पास पहुंचा। वहां का नजारा देखकर आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां कोई पक्की सड़क नहीं थी, न बिजली के खंभे थे और न ही गाड़ियों का कोई नामो निशान था। लोग फटे पुराने सूती कुर्ते और धोती पहने हुए थे। कुछ औरतें एक कुएं के पास खड़ी होकर रो रही थीं, क्योंकि कुएं की गहराई से पानी की जगह सिर्फ सूखी मिट्टी निकल रही थी। बच्चे भूख और प्यास से बिलख रहे थे। पूरे माहौल में सिर्फ लाचारी और मायूसी पसरी थी। अरे भाई, तुम कौन हो और तुमने ये कैसे अजीबोगरीब कपड़े पहन रखे हैं? कहाँ से आए हो? अचानक पीछे से आए एक भारी और अचरज भरी आवाज ने सौरभ का ध्यान खींचा। सौरभ ने चौंक कर मुड़कर देखा। सामने लगभग उसी की उम्र का एक लड़का खड़ा था। उसका शरीर दुबला पतला था, चेहरे पर धूल जमी थी और पैर नंगे थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी मासूमियत और चिंता थी। सौरभ ने अपने टी शर्ट और जीन्स को देखा और फिर हकलाते हुए कहा, मैं सौरभ हूँ। मैं बेलाटांड गांव का रहने वाला हूँ। वह लड़का और भी ज्यादा हैरान हो गया। उसने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, बेलाटांड? पर भाई, ये भी तो बेलाटांड ही है। मेरा नाम कन्हैया है। पर तुम जैसी भाषा बोल रहे हो वैसी मैंने कभी नहीं सुनी। और तुम्हारे पैर में ये चमकीले और भारी जूते कैसे हैं? तुम किसी दूसरे देश के राजा के बेटे हो क्या? सौरभ को धीरे धीरे सारी बात समझ में आने लगी। उसने गांव के बीच में बनी एक बहुत बड़ी हवेली देखी। उसके समय में वह हवेली एक पुराना भूथा खंडहर बन चुकी थी, लेकिन यहाँ वह बिल्कुल नई, शानदार और आलीशान दिख रही थी। सौरभ का वैज्ञानिक दिमाग सब कुछ समझ गया। वह समय की सीमा लांघकर बहुत पीछे आ चुका था। यह उसका ही गांव बेलाटांड था, लेकिन आज से लगभग 100 साल पहले का बेलाटांड। कन्हैया सौरभ की लाचारी और उसकी अजीब हालत को देखकर उसे अपने साथ अपनी छोटी सी झोपड़ी में ले गया। कन्हैया की मां ने सौरभ की अजीब वेशभूषा देखकर पहले तो भगवान का नाम लिया, पर फिर दया खाकर मिट्टी के बर्तन में रखा थोड़ा सा कीमती पानी और बाजरे की सूखी रोटी सौरभ को खाने के लिए दी। खाना खाते हुए सौरभ ने पूछा, कन्हैया, यहाँ सब लोग इतने परेशान क्यों हैं? हर तरफ इतनी मायूसी क्यों है? कन्हैया ने एक ठंडी आह भरी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने बताया, भाई सौरभ, पिछले 3 साल से हमारे गांव में एक बूंद पानी नहीं बरसा है। हमारी सारी फसलें जलकर राख हो गई, मवेशी प्यास से मर रहे हैं। और सबसे बड़ी आफत यह है कि इस गांव का जमींदार ठाकुर बलदेव सिंह बहुत जालिम है। उसने घोषणा की है कि अगर कल शाम तक हमने अपने खेतों में पानी नहीं पहुंचाया और लगान नहीं चुकाया, तो वह पूरे गांव की जमीन पर कब्जा कर लेगा और हम सबको यहां से मारपीट कर खदेड़ देगा। नदी यहां से 2 कोस दूर पहाड़ियों के नीचे बहती है। वहां से इतने कम समय में खेतों तक पानी लाना हमारे लिए नामुमकिन है। हमारा पूरा गांव भूखा मर जाएगा। कन्हैया की बातें सुनकर सौरभ का दिल पसीज गया। उसने अपनी पीठ पर टंगे उस बैग को देखा जिसे वह हर वक्त अपने साथ रखता था। उस बैग में स्कूल के साइंस फेयर के लिए बनाया गया उसका पोर्टेबल सोलर वाटर पंप का पूरा सेट और कुछ कबाड़ के पुर्जे रखे थे। सौरभ ने मन ही मन एक बड़ा फैसला लिया। उसने खुद से कहा कि अगर विज्ञान और तकनीक का इस्तेमाल इन मासूम लोगों की जान बचाने में नहीं हो सकता, तो उसके ज्ञान का कोई फायदा नहीं है। उसने कन्हैया का हाथ पकड़ा और कहा, डरो मत कन्हैया, कल सुबह हम तुम्हारी फसलों को भी बचाएंगे और उस जमींदार को सबक भी सिखाएंगे। अगली सुबह सूरज की पहली किरण निकलते ही सौरभ ने कन्हैया और गांव के कुछ हिम्मत वाले युवाओं को एक पेड़ के नीचे इकट्ठा किया। गांव वाले सौरभ के अजीब कपड़ों और बैग को देखकर अब भी कानाफूसी कर रहे थे। सौरभ ने सूखी जमीन पर एक टहनी से नक्शा खींचते हुए कहा, सुनो दोस्तों, हमारे पास वक्त बहुत कम है। हमें नदी से लेकर गांव के खेतों तक बांस के खोखले तनों को आपस में जोड़कर एक लंबी ढलानदार नाली यानी कि चैनल तैयार करनी होगी।
पानी को नदी से ऊपर खींचने का इंतजाम मैं करूंगा। गांव के लोग पहले तो उसकी बात सुनकर झिझके और हंसने लगे। एक बूढ़े बुजुर्ग ने अपनी लाठी टेकते हुए कहा, अरे लड़के, जब हमारे हटे कट्टे बैल और इंसानों की मेहनत हार गई, तो तू इन सूखी लकड़ी और अपने बैग के खिलौनों से नदी का पानी यहाँ कैसे लाएगा? क्यों हमारा वक्त बर्बाद कर रहा है? लेकिन कन्हैया तुरंत आगे आया और उसने गांव वालों के सामने हाथ जोड़कर कहा, काका, वैसे भी कल शाम को ठाकुर हमसे हमारी जमीनें छीनने वाला है। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। इस अजनबी दोस्त की आंखों में मुझे भरोसा दिखता है। एक बार इसकी बात मान लिया जाए तो क्या दिक्कत है? अब परीक्षा सौरभ की थी। दोपहर के 12 बज रहे थे और सूरज की गर्मी अपने चरम पर थी। सौरभ ने अपने बैग से सिलिकॉन के चमकीले और मुड़ने वाले सोलर पैनल निकाले। उसने उन्हें धूप की तीखी रोशनी में एक ऊंचे पत्थर पर सेट कर दिया। फिर उसने अपने बैग से निकाली छोटी लेकिन बेहद शक्तिशाली डीसी मोटर। उसके बाद उसे उन पैनलों के तारों से जोड़ा। ये वही मोटर थी जिसे उसने कबाड़ के सामान और पंखों को मॉडिफाई करके बनाया था। उसने मोटर के इनटेक पाइप को नदी के गहरे पानी में डाल दिया। गांव के लोग दूर खड़े होकर यह सब देख रहे थे। तभी ठाकुर बलदेव सिंह भी अपने 2 लोगों के साथ अपनी सफेद घोड़ी पर सवार होकर ये तमाशा देखने वहां पहुंच गया। ठाकुर ने सौरभ के इस तामझाम को देखा और ठहाका मार कर हंसा, क्यों रे अजनबी लड़के, सुना है तू खेतों में पानी ला रहा है? अगर तेरे इस काले शीशे सोलर पैनल से खेतों तक पानी पहुंच गया तो मैं इस पूरे गांव का इस साल का ही नहीं बल्कि अगले 3 साल का लगान माफ कर दूंगा। और अगर नहीं हुआ तो आज शाम ही सब बोरिया बिस्तर बांध लेना। सौरभ ने ठाकुर की बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसने गहरी सांस ली, भगवान का नाम लिया और सर्किट का स्विच ऑन कर दिया। स्विच ऑन होते ही उस छोटी सी मोटर के भीतर एक हल्की सी घरघराहट हुई। पहले 5-10 सेकंड तक कुछ नहीं हुआ और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। ठाकुर दोबारा जोर से हंसा, मैंने कहा था ना, यह कोई मदारी है जो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। लेकिन ठाकुर के शब्द अभी पूरे भी नहीं हुए थे कि तभी बांस के पाइपों के भीतर ले एक जोरदार गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी और अगले ही पल ठंडे और साफ पानी की एक बहुत मोटी और तेज धार पूरे प्रेशर के साथ बांस की नाली से होती हुई खेतों की तरफ दौड़ पड़ी। पानी इतनी तेजी ले आया कि सूखे खेत पल भर में भीगने शुरू हो गए। पानी आ गया, पानी आ गया, जादू हो गया। पूरा गांव खुशी से पागल हो उठा। औरतें खुशी के मारे रोने लगी और ठाकुर के पैरों में गिरने की बजाय पानी को चूमने लगी। बच्चों ने खेतों में जाकर छपाक छपाक करना शुरू कर दिया। कन्हैया ने दौड़कर दोस्त को गले लगा लिया और उसे गोद में उठा लिया। ठाकुर भवानी सिंह का चेहरा हार और अचरज से पीला पड़ गया था। अपनी हार साफ देखकर वह बिना एक शब्द बोले चुपचाप अपनी घोड़ी वहां से मुड़कर दुम दबाकर अपने घर आ गया। उसी शाम पूरे गांव को नया जीवन मिल चुका था। हर घर के बाहर मिट्टी के दिए जलाकर जश्न मनाया जा रहा था। लोग सौरभ को अपने कंधों पर उठाकर नाच रहे थे। लेकिन इसी जश्न के बीच अचानक सौरभ की कलाई पर बंधी वह रहस्यमयी घड़ी जोर जोर से कांपने लगी। उसका वह लाल पत्थर अब खतरे के सिग्नल की तरह तेज लाल और पीली रोशनी छोड़ने लगा था और घड़ी के चक्र उल्टी दिशा में घूमने लगे थे। सौरभ का वैज्ञानिक दिमाग समझ गया कि अतीत में उसका समय अब समाप्त हो चुका था और अगर वह अभी नहीं गया तो शायद कभी वापस अपने परिवार के पास नहीं लौट पाएगा। उसने भीड़ से बचकर अंधेरे में कन्हैया को एक तरफ बुलाया और भारी मन से उसका हाथ पकड़ा। कन्हैया, मेरा समय पूरा हो गया है। मुझे अब अपने घर वापस जाना होगा। इस तकनीक को और इन बॉक्स के पाइपों को संभाल कर रखना। यह कोई जादू नहीं है, ये सूरज की शक्ति है जिसे विज्ञान कहते हैं। कन्हैया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सौरभ के पैर छूने की कोशिश की। तुम कौन हो भाई? क्या तुम हमारे गांव को बचाने के लिए भगवान के भेजे कोई फरिश्ते या सूर्य पुत्र हो? सौरभ ने मुस्कुराकर उसे उठाया। नहीं कन्हैया, मैं बस तुम्हारा एक दोस्त हूं। ये कहते ही उसने घड़ी का मुख्य बटन दबा दिया। एक बहुत तेज सफेद रोशनी चमकी और गांव वालों की आंखों के सामने ही सौरभ हवा में विलीन हो गया। जब सौरभ की आंखें दोबारा खुली तो वह अपने समय के उसी धूल भरे
पुराने कबाड़खाने की जमीन पर लेटा हुआ था। धूप वैसी ही थी, पर वह रहस्यमयी घड़ी उसकी कलाई से पूरी तरह गायब हो चुकी थी। सौरभ पागलों की तरह दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचा। उसके दादाजी आंगन में आराम कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। सौरभ ने हौंकते हुए पूछा, दादू दादू, हमारे गांव का इतिहास क्या है? क्या यहाँ बहुत साल पहले कभी कोई भयंकर सूखा पड़ा था? दादाजी ने अपना चश्मा नाक पर ठीक करते हुए अचरज से देखा और कहा, हाँ बेटा, हमारे परदादा बताते थे कि आज से ठीक 100 साल पहले सन 1926 में यहाँ ऐसा भयंकर सूखा पड़ा था कि पूरा गांव बर्बाद होने वाला था। तब अचानक कहीं से एक अजीब चमकीले कपड़ों वाला लड़का आया था। उसके पास कोई दैवीय शक्ति थी, जिससे उसने बिना बिजली और बिना बैल के सिर्फ कड़कती धूप की मदद से नदी का पानी पहाड़ों से खींचकर खेतों में पहुंचा दिया था। गांव वाले उसे सूर्यपुत्र कहते थे। देख, हमारे गांव की पुरानी चौपाल पर आज भी उस सूर्यपुत्र की याद में एक पत्थर लगा है। सौरभ बिना कुछ सोचे तुरंत दौड़कर गांव की पुरानी चौपाल पर पहुंचा। वहां बरसों पुराना एक काला पत्थर लगा था, जिसे उसने बचपन से देखा करता था, पर कभी ध्यान नहीं दिया था। जब उसने उस पर जमी काई को साफ किया, तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उस पत्थर पर एक आकृति खुदी हुई थी, एक लड़का जिसके पीठ पर स्कूल बैग था, पैर में स्पोर्ट्स शूज थे और हाथ में एक छोटा सा बॉक्स था। सौरभ के चेहरे पर एक गहरी और सुकून भरी मुस्कान तैर गई। वह समझ गया था कि इतिहास को बदलने वाला वह खुद था, और विज्ञान का असली चमत्कार किसी बंद लैब में नहीं, बल्कि किसी भूखे और लाचार के चेहरे पर मुस्कान लाने में है। दोस्तों, कहानी आपको अगर पसंद आती है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब ही हमारी धरोहर है। धन्यवाद।